अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ओन साही और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बड़ी मेहरबानी। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं रोड टू ईस्ट की एक नई एपिसोड लेके। और आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में रीजनल कनेक्टिविटी, ख़ास तौर पे जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई है 15-16 जुलाई को उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में, जिसको हुमायूं खान साहब ने अटेंड भी किया है। तो उसके अराउंड हम बात करेंगे। हम ये हुमायूं खान साहब से हम पूछते हैं और उन्हीं की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। हुमायूं खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना अहम है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया दोनों की कनेक्टिविटी, और अभी तक मसाइल क्या है इस कनेक्टिविटी में? थैंक यू साई साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। और हमने बड़े अरसे और वक्फे के बाद दोबारा से अपने इस सिलसिले को जारी किया है। उम्मीद रखते हैं कि हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। ये एक बड़ी अहमियत की हामिल एक कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान चूँकि कहा जाता है कि क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन में है और हम दुनिया के बहुत बड़े इनिशिएटिव्स का हिस्सा हैं, और जो सबसे बड़ा है वो बेल्ट एंड रोड है। बेल्ट एंड रोड, जिस तरह आपको पता है, और हमने पिछले अपने बहुत से प्रोग्रामों में इसका जिक्र भी किया, तकरीबन 60 से ज़्यादा मुल्कों को जो है ना कनेक्ट करता है। इसी तरह ये जो इनिशिएटिव है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करने वाला, ये उज़्बेक प्रेसिडेंट शौकत शौकत। मिर्ज़ायोफ साहब का एक इनिशिएटिव है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है उसको इंडोर्स किया गया, और खान साहब ख़ुद एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए उसमें। तो किसी भी खत्ते की तरक्की का सबसे बड़ा इन्हिसार इस पे होता है कि वो उसके अंदर की तजारत कितनी है। हम साउथ एशिया के अंदर अगर देखें तो भी बदनसीबी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी है उसकी वजह से आज तक जो है तजारत नहीं बढ़ सकी। हमारी अपने खत्ते के अंदर तजारत कम है, और हम बाहर, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तजारत का पार्टनर है, चाइना है, यूरोप है, मिडल ईस्ट यूरोपियन है, यूनियन है। यूरोपियन यूनियन है। इसी तरह सेंट्रल एशिया, जिसके साथ हमारे बहुत हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। और ओल्ड सिल्क रोड जो इनिशिएटिव था, उसी को समरकंद कह के, रहे हैं रिवाइव किया जा रहा है इसके थ्रू ये। एग्जैक्टली ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जो है उनको कनेक्ट करने का एक प्रपोजल दिया गया, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी शिरकत की, और उसके अलावा बहुत सारे जो है और इंटरनेशनल इदारों ने की, और तकरीबन तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक ने, साउथ एशियन ममालिक ने की। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अपने प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ायोफ की तरफ से, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 फॉरेन सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की, फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की, हेड ऑफ़ स्टेट्स आए, यूरोपियन यूनियन के आए, अमेरिकन की तरफ से एम्बेसडर खलीलजाद आए, अमेरिकन की जो सेक्रेटरी थी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वो आई। तो मेरा ख्याल है एक बहुत कामयाब जो है इनिशिएटिव था सेंट्रल एशियन लेकिन गवर्नमेंट की इसमें तरफ जो से। सबसे बड़ा सवाल है या सवालिया निशान है, वो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। मुझे बताएं कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की उस वक्त तक कनेक्टिविटी फिज़िकल तो बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक अफ़गानिस्तान में अमन ना हो। तो इसको किस तरह जो है वो ओवरकम किया जाएगा? अभी हम देख रहे हैं कि तालिबान वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, वायलेंस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब क्या ये कोई कोई बहुत लंबा ख्वाब उन्होंने देख लिया है जो जिसको तबीर मुश्किल है, या इसमें कुछ चीज़ें वो कर पाएंगे, आपको ख्याल है जल्दी से हो पाएंगी? साई साहब देखें, लीडरशिप जो है वो विजन के साथ चलती है, और वो ख्वाब उसी वक्त देखा जाता है जबकि आप उसको हासिल करने की किसी पोजीशन में होते हैं। तो ये सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स की तरफ से, उज़्बेकिस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव था। सवाल बड़ा अहम है कि आया अफ़गानिस्तान जब तक सॉल्व होगा, क्या उसके बावजूद कनेक्टिविटी हो सकती है? तो उसके पास हमारी बड़ी मिसालें हैं। अगर आप चीन और जापान का ताल्लुक देखें, अमेरिका और चीन का देखें, जो कि इस वक्त आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई के, सर्द जंग या हॉट वॉर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे आ चुके हैं, उनकी ट्रेड आपस में बहुत ज़्यादा चीन और इंडिया। है, इंडिया और चाइना। तो इसका जो सबसे बड़ा वो एक पॉजिटिव है वो ये है कि बावजूद इसके कि वहाँ पे मसाइल हैं, अगर रीजन एक दूसरे के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएगा तो पॉसिबिलिटी है, जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थेरी है वो यही कहती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उस पॉजिटिव साइड पर अगर हम और इसको अभी देखें। कहा जा रहा है कि तालिबान भी शायद ये जो पहले वाले तालिबान थे उस तरह के नहीं हैं, उन्होंने भी चीज़ें लर्न की हैं। तो शायद अगर वो भी आएंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी या उसके लिए वो उतने बड़े मसाइल पैदा नहीं करेंगे जिस तरह पहले करें। तो क्या आप इससे आप सहमत हैं इस वाले कि जो अफगानिस्तान में जो वायलेंस तो बड़ा है, लेकिन तालिबान का जो आउटर व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, वो चेंज हुआ है? बिल्कुल जी, तालिबान एक बड़ी नई एंटिटी बन के उभरे हैं 20 साल के बाद। और उसके बाद अगर उससे पहले भी देखें तो तालिबान का हमेशा से जो आर्ग्यूमेंट रहा है वो ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो है अपनी सोच और अकल या अपने विजन के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे।
उनका आउटर व्यू ऑफ द वर्ल्ड कभी भी नहीं था कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत होनी चाहिए, इंडिया में, ईरान में। तो मेरा ख्याल है कि अब तालिबान 20 साल बाद एक नई उभरती हुई क़ुव्वत के साथ शामिल हुए, जिसके साथ अमेरिका ने जो है नेगोशिएट किया है। तो एक सुपर पावर अगर एक ताकत के साथ नेगोशिएट करी, उसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तालिबान कोशिश करेंगे कि इस कनेक्टिविटी को प्रमोट करें और ये जो डैमेजेस हो चुके हैं पिछले 20 साल के उसको मिटिगेट करें, और ये बड़ा एक आला इनिशिएटिव है। दोनों उज़्बेकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात भी हैं। अच्छा, बार बार आप अमेरिका का नाम ले रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, ये इनिशिएटिव क्या अमेरिकन जो स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, और ये सी पैक और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसके कोई पैरेलल इनिशिएटिव है, या उसी को आगे ये बढ़ाएगा ये वाला इनिशिएटिव? तो क्योंकि अगर अमेरिका का इनिशिएटिव है, फिर तो जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि एक तरह की न्यू एरा ऑफ कोल्ड वार है चाइना और अमेरिका की, तो उसका तो मतलब है कि शायद वो बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है उसके मुकाबले पे एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे को दोनों जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो हेल्प आउट करेंगे, या एक दूसरे के पैरेलल चीज़ें बनेंगी? नहीं साहिब साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये एक इंडिजिनस वो है आइडिया है उज़्बेक लीडरशिप का, और इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्टिकुलर गवर्नमेंट। एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई विल जस्ट से दैट Uzbek leadership and Pakistani leadership and the rest of the central leadership, they intentionally have created this opportunity that these two regions, which were historically very well connected, as you were saying in the beginning as well, that this is part of the old Silk Route as well. So this is going to complement Belt and Road Initiative, and it's not going to against any other country. And particularly if you go back to the Chinese leadership, they have always maintained this thing that Belt and Road Initiative is not Chinese initiative. It is an all-inclusive. Any country who is willing to add something into this or who is willing to join, they are more than welcome. So in my opinion, this is something which is very timely, particularly with the American withdrawal from the region. Uzbek leadership and Pakistani leadership have come together and they have started this initiative, and I think this is going to go a long way in terms of 5, 6 or 7 or 10 years down the line. You will see there's going to be very positive dividends of this initiative as well, along with Belt and Road Initiative. The highlight of this conference was warm reception of Prime Minister Imran Khan. Do you see a new era of relationship between Pakistan and Uzbekistan after this, particularly after this conference? I would just mention few of the individuals who have done remarkable job in this particular connectivity conference. One was the Uzbek defense attaché in Pakistan, Colonel Saadullah Tashmatov, who basically... He was acting ambassador here. He was also acting ambassador, and he played a very significant role in terms of bringing the cordiality, which existed earlier. But these two regions had a long history, but it was only on paper, and no physical interaction was happening. Now with this new initiative, I think there's going to be a new era of cordiality. There's going to be more tourism. Prime Minister Khan visited a lot of places. He visited Samarkand. He signed so many MOUs worth more than $500 million. Absolutely, and those MOUs will translate into something dividend for the people of these two countries, and people-to-people connectivity will increase. And in our opinion, I think this is something which is very timely. It is going to complement Belt and Road, and it is going to enhance the vision of South and Central Asia. And now there are talks of a rail link between Tajikistan, Tashkent, Uzbekistan and all these countries with Pakistan via Afghanistan. If that is materialized, there is a pipeline project, CASA 1000, there is TAPI as well. So I guess if all these projects will materialize in next couple of years, there's going to be a lot of dividend which people of these two regions will. My last question is about the hospitality of Uzbek people. We both were there and we have seen how friendly they are and how forward looking they are. So what was your experience with people in Uzbekistan, particularly if we are talking about with the reference of this conference, how well managed this conference was, and how overall your impression about Uzbekistan and the people of Uzbekistan? Well, I think this is one of the most amazing experience. I've been to a lot of world international conferences. You have been there as well. This was something which was remarkable. Uzbekistan, we never had much interaction before, but the way they have organized this conference, the Foreign Ministry of Uzbekistan, the universities, it
was around more than 100 different delegations were there. And the hospitality which Uzbek people, Uzbek volunteer corps which they have, I have to tell this to our audience that, you know, World Economy and Diplomacy University was one of the partners. They provided volunteers. We had 3 of them that we experienced, Muhammad Islam, Mr. Hamza and Mr. Saqib. And then apart from that, we have Uzbek Railway Press Secretary with us as a protocol officer. Mr. Firdaus. Then we also have our state tax community, Mr. Muzaffar. And then we also have the joint stock company, Mr. Roshan. And every delegate has 3 or 4 people appointed with them, and the hospitality they have shown to all the delegates, let alone Pakistani, it was remarkable. And I think hats off to the Uzbek people, the Uzbek nation. I think they have shown that, you know, how tourism could be promoted. If I want to go again, you know, this is going to be a long way in my understanding that these people were so courteous, so meticulous, so professional. I think I would recommend everybody in Pakistan that, you know, you go to Europe, you go to US, you go to Middle Eastern countries. I guess Central Asia is one of the countries one should visit, and Uzbekistan is a country where we definitely should go and promote people to people and tourism. Thank you हुमायूं साहब. और खाना जो है उज़्बेकिस्तान का इतना कमाल का है कि आप एक दफ़ा जाएंगे तो खाना खाने के लिए आप शायद दोबारा जाएं. इतने अच्छे कबाब कहीं से दुनिया में मिल ही नहीं सकते. तो इसी पे जो है इसको ख़त्म करते हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं, उसमें दोनों तरह की कनेक्टिविटी होती है. वर्चुअल कनेक्टिविटी भी, फिज़िकल कनेक्टिविटी भी, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी. और घोड़े का जो है वहाँ पे गोश्त भी, हमने कबाब भी खाए, सॉरी इसको ख़त्म करने से पहले, और बड़े ही मज़े के कबाब थे जो घोड़े के थे. वहाँ पे बड़ी साफ़ सुथरा शहर है, खुला शहर है. आपको वहाँ पे हम तो जो हज़रत उस्मान गनी की बीवी थी, उनका कुरान पाक जिस पे जब हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया तो उनके खून के धब्बे भी हमने वहाँ पे देखे. एक बड़ा हिस्टोरिकल जो है वो प्लेस है, और वो मिसिंग थी क्योंकि यूएसएसआर जब था तो वो जो कल्चरल उसके इश्यूज़ और वो जो सारा उसका हमारे साथ लिंकेजेस थे वो ख़त्म करने की कोशिश की गई एक स्टेट की जानिब से, क्योंकि वो उसको बिल्कुल एक जो है वो अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब दोबारा से पिछले तकरीबन 30 साल से जब से यूएसएसआर टूटा है तो दोबारा वो लिंक जिसकी मैं बात कर रहा था, ओल्ड सिल्क रूट, जो कि हमारा बेसिकली एक ट्रेडिशनल उनके साथ वास्ता था. समरकंद से जो बाबर मुग़ल बादशाह हैं वो वहाँ से आए, तो हमारा एक बड़ा स्ट्रांग अमीर तैमूर जो है वहाँ से आए, तो बड़ा एक स्ट्रांग लिंकेजेस थे, कनेक्टिविटी थी जो कि कहीं पे गुम हो गई. तो ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छा एवेन्यू था उस गुमी हुई कनेक्टिविटी को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करने के लिए. उसमें मैं थोड़ी सी आपकी ऐड कर दूं, वहाँ पे तकरीबन जो है वो कहते हैं कि कोई 100 से ज़्यादा यूनेस्को की साइट्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं. इमाम बुखारी का मज़ार है और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सिर्फ वो मैं ऐड करना चाहूँ कि अगर मुसलमानों ने वहाँ पे जाना है तो मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम कल्चर की इतनी चीज़ें हैं कि वो उनको कम से कम 1 महीना लगेगा वो सारी चीज़ें. और बाज़ार और मार्केटें, हर चीज़ जो है जो आप चीज़ देखना चाहते हैं वहाँ पे मौजूद है. इसी के साथ हमें दें इजाज़त. नई किस्त के साथ दोबारा हाज़िर होंगे. खुदा हाफ़िज़.